नमस्कार बच्चों, मैं डिम्पल सैनी लेकर आई हूँ फिर से आपके लिए हिंदी के ऑनलाइन क्लास। तो आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है, बहुत बहुत स्वागत है आपकी इस कक्षा में। तो देखिए बच्चों, आज हम पढ़ रहे हैं एनसीईआरटी बोर्ड यानी कि 12th क्लास हिंदी की आपकी बुक है आरोह भाग 2। और आरोह भाग 2 के अभी तक हम बहुत सारे चैप्टर कर चुके हैं। पद्य भाग तो देखिए हमारा पूरी तरह से कंप्लीट हो ही चुका है। और अब जो हम पढ़ रहे हैं गद्य भाग, और गद्य भाग में भी हम अब पढ़ रहे हैं शिरीष के फूल, जो लिखा गया है हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के द्वारा। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी को एक साहित्यकार कहे या बहुत उत्कृष्ट श्रेणी के साहित्यकार कहा जा सकता है। तो आज हम उनका जीवन परिचय पढ़ेंगे लेक्चर नंबर 1 के रूप में। तो लेक्चर नंबर 1 है आज हमारा, और उसमें हम सिर्फ और सिर्फ हजारी प्रसाद द्विवेदी के जीवन परिचय का अध्ययन करेंगे। तो शुरू करते हैं हम उनका जीवन परिचय। हजारी प्रसाद द्विवेदी, तो देखिए सबसे पहले हम जन्म की बात करेंगे। तो जन्म कहाँ हुआ था उनका, देखिए सन 1907 में आरत दुबे का छपरा एक स्थान है उत्तर प्रदेश में, बलिया जिले की एक उत्तर प्रदेश में एक स्थान है आरत दुबे का छपरा, बलिया जिले में उत्तर प्रदेश में हुआ था। तो ये बलिया क्या है, जिला है, उत्तर प्रदेश का एक जिला है। उसमें एक गांव है आरत दुबे का छपरा, ये नाम है, वहां पर उनका जन्म हुआ था। और 1907 ईस्वी में हुआ था। आप सभी को याद रखना है 1907 ईस्वी में इनका जन्म हुआ था। किनका, हजारी प्रसाद द्विवेदी का। ठीक है, आगे चलते हैं, प्रमुख रचनाओं की बात करते हैं। तो इनके साहित्य में भंडार कह सकते हैं हम, भंडार ग्रह बोल सकते हैं। इनका साहित्य बहुत ही भंडार ग्रह की तरह देखा जाता है, क्योंकि द्विवेदी युग में देखिए या फिर आप आधुनिक काल में जो अन्य साहित्यकारों की बात होती है, वहाँ पर हजारी प्रसाद द्विवेदी का नाम उल्लेखनीय उत्कृष्ट श्रेणियों में आता है। ठीक है, तो कौन कौन सी रचनाएं हैं, अशोक के फूल। अब देखिए हम जो पढ़ने वाले वो क्या है, शिरीष के फूल। और यहाँ एक रचना और है उनकी, वो है अशोक के फूल, ये भी निबंधात्मक रचना है। और शिरीष के फूल है, ये भी निबंधात्मक रचना है। तो इनकी निबंध रचना है अशोक के फूल और शिरीष के फूल। आगे है कल्पलता, विचार और वितर्क, कुटज, विचार प्रवाह, आलोक पर्व, प्राचीन भारत के कलात्मक विनोद, ये सब इनके निबंध संग्रह है। तो निबंध संग्रह की बात करते हैं तो अशोक के फूल, कल्पलता, विचार और वितर्क, कुटज, विचार प्रवाह, आलोक पर्व, प्राचीन भारत के कलात्मक विनोद, ये उनके निबंध संग्रह है। और एक और है जो हम पढ़ेंगे, शिरीष के फूल। ठीक है, तो ये सब क्या है, उनके निबंध संग्रह। तो आपको याद हो गए होंगे, सारे नहीं पर कुछ कुछ तो आपको याद हो गए होंगे, जैसे अशोक के फूल, शिरीष के फूल और विचार वितर्क, कुटज और कल्पलता, विचार प्रवाह, ये सब उनके निबंध संग्रह है। आगे बात करते हैं, बाण भट्ट की आत्मकथा, चारू चंद्रलेखा, पुनर्नवा, अनाम दास का पौथा, ये उनके उपन्यास है। तो उपन्यास कौन कौन से हैं, एक नंबर पे आया बाण भट्ट की आत्मकथा, दूसरा आया चारू चंद्रलेखा, नंबर 3 आया उनका पुनर्नवा, अनाम दास का पौथा, ये आया उनका नंबर 4, यानी कि 4 उनके उपन्यास है। अब आते हैं सुर साहित्य, कबीर, मध्यकालीन बोध का स्वरूप, नाथ संप्रदाय, कालिदास की लालित्य योजना, हिंदी साहित्य का आदि काल। हिंदी साहित्य की भूमिका, हिंदी साहित्य उद्भव और विकास, ये उनकी आलोचनात्मक साहित्य इतिहास है, यानी कि आलोचनात्मक रचनाओं में आती है। उन्होंने आलोचना करी है, ये जो साहित्य है उनकी उन्होंने आलोचना करी है, समीक्षा करी है। ठीक है, आगे देखिए, संदेश रासक, पृथ्वीराज रासो, नाथ सिद्धों की बानियां, ये उनके ग्रंथ संपादन है। और विश्व भारती शांति निकेतन पत्रिका का उन्होंने संपादन किया था। तो पत्रिका का नाम याद रखना है, विश्व भारती शांति निकेतन के, वहां पर उन्होंने एक पत्रिका का संपादन किया था जिसका नाम है विश्व भारती। ठीक है, अब चलते हैं हम उनके पुरस्कार की तरफ। अब देखिए इतना साहित्य तो हजारी प्रसाद द्विवेदी ने साहित्य जगत को दिया, समाज को दिया। अब समाज ने फिर बदले में उनको क्या दिया, पुरस्कार दिया, यानी कि सम्मानित किया है। तो होता यही है बच्चों कि हम जो समाज के लिए, जो व्यक्ति के लिए, जो जन समुदाय के लिए करते हैं, हमें भी बदले में कुछ न कुछ मिलता है। अगर हम अच्छा करते हैं तो अच्छा मिलता है, बुरे कर्म करते हैं तो बुरा मिलता है। तो जैसा आप करोगे वैसा आप भरोगे, तो वो वाली चीज़ है, जैसी करनी वैसी भरनी। तो हमने जो किया है, ऐसे ही यहाँ साहित्यकारों ने जो ज्ञान, जो अर्थ ग्रहण, जो भी शिक्षा समाज को दी है, उसके बदले में समाज ने उन्हें सम्मानित किया है, क्योंकि साहित्य का समाज में बहुत बड़ा असर होता है, बहुत बड़ा फर्क होता है। ठीक है,
आगे देखिए पुरस्कार की बात करते हैं तो साहित्य अकादमी पुरस्कार उन्हें आलोक पर्व के ऊपर मिला है, जो उनकी रचना है निबंध संग्रह। निबंध संग्रह आलोक पर्व है, उस रचना पर उन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है। भारत सरकार द्वारा पद्म भूषण दिया गया है। लखनऊ विश्वविद्यालय द्वारा डी लिट की उपाधि दी गई है। ठीक है, मतलब भारत सरकार के द्वारा पद्म भूषण दिया गया है। साहित्य अकादमी आलोक पर्व पे दिया है, वो साहित्य जगत के क्षेत्र से दिया गया उनको। और लखनऊ विश्वविद्यालय उत्तर प्रदेश से उन्हें डी लिट की उपाधि दी गई है। तो हम यहाँ कहेंगे डी लिट की उपाधि। ठीक है, अब निधन की बात करते, मृत्यु हुई थी सन 1979 ईस्वी में दिल्ली में, यानी कि सन 1979 में उनकी मृत्यु हो गई थी। और सन 1907 आरत दुबे का छपरा और जो बलिया जिले में है उत्तर प्रदेश में, वहां उनका जन्म हुआ था। और 1979 ईस्वी नई दिल्ली में उनकी मृत्यु हो गई थी। ठीक है, आगे चलते हैं हम। साहित्य को मनुष्य की दृष्टि से देखने का पक्षपाती हूँ। कौन बोल रहे हैं यहाँ? हजारी प्रसाद द्विवेदी क्या कह रहे हैं कि मैं साहित्य को मनुष्य की दृष्टि से देखने का पक्षपाती हूँ, जो वाग्जाल मनुष्य को दुर्गति, हीनता और परमुखोपेक्षता से बचा न सके, जो उसकी आत्मा को तेजोदीप न बना सके, जो उसके हृदय को पर दुख कातर और संवेदनशील न बना सके, उसे साहित्य कहने में मुझे संकोच होता है। वे क्या कह रहे हैं कि मनुष्य की अनुभूति को प्रस्तुत करने का माध्यम होता है साहित्य। अगर किसी व्यक्ति को भावुक न बना सके, अगर किसी व्यक्ति को अच्छे कार्य करने के लिए प्रेरित न कर सके, अगर किसी व्यक्ति को किसी मार्ग अपने उद्देश्य की, लक्ष्य की प्राप्ति की तरफ न भेज सके, तो वह साहित्य नहीं है। तो वे क्या कह रहे हैं कि अगर परमुख अपेक्षित यानी कि दूसरों की आशाओं के अनुसार चलने के लिए उनको निर्भर न कर सके, मजबूर न कर सके, दूसरों के दुख को न समझ सके, तो वो साहित्य नहीं है। वो उसने साहित्य को कभी देखा ही नहीं, कभी छुआ ही नहीं। कौन कह रहे हैं? ये आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। उन्हें आचार्य की उपाधि बाद में दी गई थी। ठीक है, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का साहित्य कर्म भारत के सांस्कृतिक इतिहास की रचनात्मक परिणति है। हिंदी, संस्कृत, प्राकृत, अपभ्रंश, बांग्ला आदि भाषाओं व उनके साहित्य के साथ इतिहास, संस्कृति, धर्म, दर्शन, आधुनिक ज्ञान विज्ञान की व्यापकता व गहनता में पैठ उनका अगाध पांडित्य नवीन मानवतावादी सर्जना और आलोचना की क्षमता लेकर प्रकट हुआ है। यानी कि उन्होंने क्या करा, कोई किसी एक भाषा को लेकर नहीं चला है। तो भाषा में देखिए वे हिंदी के भी ज्ञाता थे, संस्कृत के ज्ञाता थे, प्राकृत भाषा के ज्ञाता थे, अपभ्रंश के ज्ञाता थे, क्योंकि उन्होंने अपभ्रंश में भी अपना साहित्य लिखा है। तो इन सारी चीजों के भी उनमें नॉलेज थी, बहुत सारा ज्ञान था। उन ज्ञान को लेकर केवल उन्होंने साहित्य को ऐसे ही मनगढ़ंत कहानियों में नहीं गढ़ डाला, साहित्य में ऐसे ही कोई कहानियां, कोई निबंध, कोई ऐसे विषय नहीं ले लिए। उन्होंने क्या करा, समाज को दर्शन, समाज का दर्पण बनाने के लिए, समाज को अपने साहित्य का दर्पण बनाने के लिए क्या करा, इतिहास, हमारे भारत के इतिहास को उन्होंने अपने साहित्य का विषय बनाया, भारत की संस्कृति को बनाया, धर्म को बनाया, जो हिंदू सनातन धर्म है उसके पक्ष में भी उन्होंने अपने विचार प्रस्तुत किए हैं, और दर्शन, साहित्य और आधुनिक ज्ञान विज्ञान के विषय को भी उन्होंने अपने साहित्य का अंग बनाया है, अपने साहित्य का विषय बनाया। शिरीष के फूल भी उनमें से एक है, अशोक के फूल भी उनमें से एक है। अशोक के फूल के माध्यम से उन्होंने प्राचीन संस्कृति के बारे में और आज की संस्कृति के बारे में जो तुलना करी है वो बताया है। इसी प्रकार शिरीष के फूल भी है, कुटज है, ठीक है, बाणभट्ट की आत्मकथा है, और भी बहुत सारी ऐसे विषय है जो हमारे इतिहास को, हमारे धर्म को, हमारे दर्शन को, हमारे आध्यात्मिक ज्ञान को यहाँ प्रस्तुत करते हैं, वो उन्होंने यहाँ बताया है। आगे चलते हैं। वे ज्ञान को बोध और पांडित्य की सहृदयता में ढालकर एक ऐसा रचना संसार हमारे सामने उपस्थित करते हैं जो विचार की तेजस्विता, कथन के लालित्य और बंध की शास्त्रीयता का संगम है। अब वे ये क्या करते हैं, देखिए, बोध क्या होता है, ज्ञान और पांडित्य। पांडित्य का मतलब होता है किसी चीज में पक्का हो जाना, एकदम उस पर पकड़ हो जाना, ठीक है। तो ज्ञान ऐसा जिसको वे पकड़ सके, ऐसा ज्ञान प्राप्त करने के बाद उस सहृदयता से यानी कि सहजता के ढाल में पिरोकर उन्होंने इस संसार के जो भी विषय है उनको प्रस्तुत किया है। संसार
एक ऐसा रचना संसार हमारे सामने उपस्थित करा है। रचना संसार, हमने जब उनकी रचनाओं के बारे में पढ़ा, रचनाएं देखी, कौन कौन सी रचना करी है, निबंध साहित्य में, उपन्यास में, आलोचना में, इन्होंने अपना आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी गद्य के लेखक थे, यानी कि गद्य विधा को उन्होंने अपनाया और गद्य में कई विधाओं में उन्होंने अपने लेख लिखे हैं। व्यंग्यात्मक भी लिखे हैं, आलोचनात्मक सबसे ज्यादा लिखे हैं, निबंधात्मक लिखे, उपन्यास है उनका, ठीक है, और साहित्य इतिहास भी, यानी कि साहित्य का इतिहास भी उन्होंने लिखा है। हिंदी साहित्य के इतिहास में उनका नाम सर्वोपरि आता है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी के बाद उनके साथ ही उनका नाम आता है डॉक्टर नगेंद्र है, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल है, राहुल सांकृत्यानंद जी है, विद्यापति जी है। तो इनके साथ ही इनका नाम भी, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का नाम भी आता है। तो ऐसे ही आधुनिक इतिहास को, यानी कि हिंदी साहित्य के इतिहास को प्रस्तुत करने के श्रेय में जिन कवि, जिन साहित्यकारों का नाम आता है, उनमें आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी भी है। उन्होंने किसी एक विषय को लेकर कार्य नहीं किया है, उन्होंने साहित्य के क्षेत्र में समाज के जिन पहलुओं को ले सकते थे, उन सारे पहलुओं को लेकर अपने साहित्य की रचना करी है। इस प्रकार उनमें एक साथ कबीर, रविंद्रनाथ, तुलसी एकाकार हो उठते हैं। अब देखिए, कबीर जिस प्रकार से निर्गुण धर्म के उपासक थे, वैसे उन्होंने निर्गुण उपासक का भी बात बताई है, वो दर्शन साहित्य के अंतर्गत बताई है। उसके बाद में यहाँ आती है तुलसी की बात, तो उन्होंने भक्ति के मार्ग को भी बताया है कि भक्ति भी है और उसमें एक ईश्वर है, राम है, कृष्ण है ना, ये सारे लोग हैं। तो ये सारे लोगों के माध्यम से भक्ति की जाती है। तो उन्होंने निर्गुण भक्ति के उपासक की भी बात बताई है, तो सगुण उपासक की भी बात बताई है। रविंद्रनाथ के माध्यम से जैसे देशभक्ति, जैसे उन्होंने ऐसी देश की ऐसी संकीर्ण मनोदशा को व्यक्त किया है, तो यहाँ आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी में इन तीनों जैसे कहे जा सकते हैं कि बहुत सारे कवियों और लेखकों का समावेश एक साथ आपको देखने को मिलता है, उनका संगम देखने को मिलता है। इसके बाद उससे जो प्राण धारा फूटती है, वह लोक धर्मी रोमांटिक धारा है, जो उनके उच्च कृतित्व को सहज ग्राह्य बनाए रखती है। अब देखिए क्या है कि कबीर ने जहां पर एक बोलचाल की भाषा का प्रयोग किया है, तुलसी ने जहां अवधी भाषा का प्रयोग किया है और ऐसी ऐसी प्रगाढ़ता को विषय बनाया है, उसके साथ रविंद्रनाथ टैगोर ने अपनी रचनाओं की बात करी है। तो ऐसी सारी रचनाओं के माध्यम से आचार्य हजारी प्रसाद आधुनिक हिंदी के लेखक भी कहे जा सकते हैं, प्राचीन हिंदी के लेखक भी कहे जा सकते हैं, भक्ति काल के लेखक भी कहे जा सकते हैं, उसमें निर्गुण और सगुण दोनों आ सकते हैं। तो उनके अंदर बहुत सारी समय का, जो भी हम समय बताते हैं, तुलसी का समय अलग है, कबीर का समय अलग है, रविंद्रनाथ का अलग है, और भी कई कवि लेखकों का अलग है। तो अलग अलग कवियों के माध्यम से उनके अंदर जितनी भी चीजें, जितनी भी शक्ति है, जितना भी ज्ञान था, वो सारा ज्ञान उन्होंने अपने साहित्य में डोल दिया है, उस साहित्य में उंडेल दिया है। और वो जो ज्ञान हमें प्राप्त हो रहा है, तो आप सोचिए हमें किन किन चीजों का, कैसे कैसी चीजों का संगम मिल रहा है। उनकी सांस्कृतिक दृष्टि जबरदस्त है, उसमें इस बात पर विशेष बल है कि भारतीय संस्कृति किसी एक जाति की देन नहीं, बल्कि समय समय पर उपस्थित अनेक जातियों के श्रेष्ठ संसाधनों के लवण नीर संयोग से उसका विकास हुआ है। उसकी मूल चेतना विराट मानवतावाद है, जिसके संस्पर्श से कला और साहित्य ही नहीं, यह संपूर्ण जीवन ही सौंदर्य व आनंद से परिपूर्ण हो उठा है। आगे देखिए, द्विवेदी जी के सभी उपन्यास, जितने भी उपन्यास है, समाज के जात पात और समाज के जात पात और मजहबों में विभाजन और आदि आबादी, यानी कि स्त्री को बात बोल सकते हैं कि दलन की पीड़ा को सबसे बड़े सांस्कृतिक संकट के रूप में पहचाने, रचने और सामंजस्य में समाधान खोजने का साहित्य है। अब यहाँ क्या बात बता रहे हैं कि आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी, अब हम कहेंगे केवल आलोचनात्मक साहित्यकार थोड़ी ना है, उपन्यास थोड़ी ना लिखे केवल उन्होंने, या फिर उन्होंने केवल निबंध थोड़ी ना लिखे हैं, कोई ऐसी समीक्षा थोड़ी ना लिखी है, केवल संपादक ही थोड़ी ना थे। उन्होंने क्या करा है, उपन्यास के माध्यम से क्या बताया, जाति पाति और मजहब के बीच में जो फर्क था,
लोग आपस में जाति पाति के बंधन में बंधे हुए थे और जो जातिगत भेदभाव था, सामाजिक भेदभाव, उसको प्रस्तुत किया है। मजहब यानी कि धर्म के क्षेत्र में भी जो विभिन्नता थी उसको भी प्रस्तुत किया है। और आधी आबादी जो कही जाती है, स्त्री जाति के प्रति जो पीड़ा है, वो पीड़ा, उस पीड़ा को भी आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने अपने साहित्य में स्थान दिया है। यानी कि समाज की ऐसी दीनहीन करुण कथाओं को उन्होंने अपने उपन्यास के विषय बनाए हैं। वे स्त्री को सामाजिक अन्याय का सबसे बड़ा शिकार मानते हैं। वे कहते हैं कि स्त्री ही सामाजिक अन्याय को सहन करती है, चाहे वो जाति के क्षेत्र में हो, धर्म के क्षेत्र में हो, या आप किसी स्टेटस के क्षेत्र में मान सकते हो, तो वो सारी चीजें यहाँ हम स्त्री को ही उसका शिकार मान सकते हैं। तथा सांस्कृतिक ऐतिहासिक संदर्भ में उसकी पीड़ा का गहरा विश्लेषण करते हुए सरस श्रद्धा के साथ उसकी महिमा प्रतिष्ठित करते हैं। विशेषकर बाणभट्ट की आत्मकथा में मानवता और लोक से विमुख कोई भी विज्ञान, तंत्र मंत्र, विश्वास या सिद्धांत उन्हें ग्राह्य नहीं है ना। चाहे बाणभट्ट की आत्मकथा में क्या बताया है कि लोक विमुख कोई भी विज्ञान जो इस संसार से अलग है, वो कोई ऐसा विज्ञान है ही नहीं। तंत्र मंत्र, विश्वास और सिद्धांत वो उन्हें उनके बाणभट्ट की आत्मकथा में उन्होंने उनका विषय बनाया है। और मानव की जिजीविषा, जिजीविषा का मतलब होता है जीवन जीने की इच्छा, मानव की जिजीविषा और विजय यात्रा में उनकी अखंड आस्था है। इसी से वे मानवतावादी साहित्यकार व समीक्षक के रूप में प्रतिष्ठित है कि मानव की जिजीविषा और ये जो विजय यात्रा है, इन मनुष्य की विजय यात्रा, उनके माध्यम से आज वे समाज में समीक्षक के रूप में समीक्षा करने में प्रतिष्ठित हुए हैं। क्योंकि मानव समाज कहाँ तक गया है और कहाँ तक जाना चाहिए, इन दोनों विषयों के बीच में जो फर्क है, उस फर्क को लेकर उन्होंने अपने आलोचनात्मक निबंधों की रचना करी है, समीक्षात्मक निबंधों की रचना करी है। आगे देखिए, द्विवेदी जी का आलोचक व्यक्तित्व हिंदी चिंताधारा की सहज लोक परंपरा को पहचान लेता है और उसी से संबंध नाथों, सिद्धों और कबीर से हिंदी की साहित्य परंपरा को जोड़कर उसमें एक प्रगतिशील मूल्य के रूप में प्रतिष्ठित भी करता है। भक्ति काल को भारतीय चिंताधारा का सहज विकास मानने वाले इतिहासकार के रूप में उनकी भूमिका ऐतिहासिक महत्व रखती है। द्विवेदी जी का निबंध साहित्य इस अर्थ में बड़े महत्व का है कि साहित्य दर्शन तथा समाज व्यवस्था संबंधी उनकी कई मौलिक उद्भावनाएं मूलतः निबंधों में ही मिलती है। अब देखिए यहाँ जो बात बताइए, उन्होंने किन किन विधाओं में अपना साहित्य रचा है? निबंध में, उपन्यास में, आलोचना में, और भी लिखा है, वो थोड़ा बहुत लिखा है, लेकिन जो मुख्य रूप से लिखा है निबंध, उपन्यास और आलोचना है। अब ये बोल रहे हैं कि जो मौलिक रचनाएं, आलोचना तो कहाँ होती है कि किसी साहित्यकार के द्वारा लिखा गया कोई निबंध है या कोई ऐसी रचना है, उसकी आलोचना को करना, उसके गुण दोषों को बताना, उसकी समीक्षा करना, तो वो मौलिक नहीं है, क्योंकि वो तो उसके उपलक्ष्य में लिखी गई समीक्षा है। उपन्यास ये है कि उपन्यास किसी से प्रेरित होकर आप लिखते हैं, ठीक है, लेकिन निबंध उनके मौलिक है, यानी कि निबंधों को उन्होंने अपने विचार प्रधान बताया है, क्योंकि गद्य क्या है? विचार प्रधान है, और निबंध विचारों के माध्यम से आता है। किसी विषय को लेकर उन्होंने अपने मन में मनन किया और मनन के माध्यम से उनके विचार निकले और विचारों के माध्यम से यहाँ उन्होंने निबंधों की रचना करी। तो ऐसे जो निबंध रचना है उनकी, वो कैसी है? मौलिक है, यानी कि किसी और की नहीं है। उनके जितने भी निबंध है वो कहीं और आपको देखने को नहीं मिल सकते, उनके विषय कहीं देखने को नहीं मिल सकते। कुटज है, आप देख लीजिए, विचार विमर्श है, शिरीष के फूल है, अशोक के फूल है, इस तरह से अलग अलग निबंध जो है वो सारे मौलिक है। उन्होंने इतिहास को लेकर निबंधों की रचना करी है, ठीक है। आगे देखिए, पर यह विचार सामग्री पांडित्य के बोझ से आक्रांत होने की जगह उसके बोझ से अभिषिक्त है, कि पांडित्य का बोझ नहीं है, कोई पंडिताई नहीं करी उन्होंने तो बोध, यानी कि जो उन्हें अनुभव हुआ, जो उन्हें ज्ञान हुआ, उस ज्ञान का प्रस्फुटन हुआ है, उस ज्ञान के माध्यम से उन्होंने इन निबंधों की रचना करी है। अपने लेखन द्वारा निबंध विधा को सर्जनात्मक साहित्य की कोटि में ला देने वाले द्विवेदी जी के ये निबंध व्यक्तित्व, व्यंजना और आत्मपरक शैली से युक्त है। निबंध रचना में जहां आप सर्वश्रेष्ठ कवि की बात करेंगे ना, लेखक की बात करें, निबंध रचना में जहां आप सर्वश्रेष्ठ लेखक की बात करेंगे, निबंधकार की बात करेंगे, वहां पर आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का नाम सबसे पहले आएगा, क्योंकि निबंध रचना को मौलिक रचना और एक स्वतंत्र रचना के रूप में प्रस्तुत करने का कार्य जो किया है, जो सबसे पहला कदम उठाया है, वो आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने ही उठाया है।
चलते आगे क्या है। अब आते हैं हमारे शिरीष के फूल नामक निबंध का परिचय की। इसका परिचय क्या है, क्या बताया है शिरीष के फूल नामक निबंध के माध्यम से कवि लेखक यहाँ हमें क्या बताना चाहते हैं, वो बात देखते हैं हम। तो यहाँ प्रस्तुत ललित निबंध शिरीष के फूल लेखक के संग्रह कल्पलता से उद्धृत किया गया है। कल्पलता उनका निबंध संग्रह है और वहां से शिरीष के फूल लिया गया है, कल्पलता से उद्धृत किया गया है। इसमें लेखक आंधी, लू और गर्मी की प्रचंडता में भी अवधूत की तरह अविचल होकर कोमल पुष्पों का सौंदर्य बिखेर रहे शिरीष के माध्यम से क्या बताया है कि आंधी आ रही है, तूफान आ रहा है, लू आ रही है, सब आ रहे हैं, इतनी प्रचंडता, इतनी गर्मी हो रही है, लेकिन फिर भी अवधूत की तरह, जैसे अवधूत खड़ा रहता है कृष्ण के कहने पर कि तुम्हें ये कार्य करना है, उसी तरह अवधूत की तरह अविचल, बिना विचलित हुए, अविचल होकर कोमल पुष्पों का सौंदर्य बिखेर रहे। जो शिरीष के फूल होते हैं वो कैसे होते हैं, कोमल 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 फूलों का सौंदर्य, उसकी सुंदरता चारों तरफ वातावरण में बिखेरते हुए शिरीष के माध्यम से मनुष्य की अजय जिजीविषा और तुमुल कोलाहल कला के बीच धैर्यपूर्वक लोक के साथ चिंतारत कर्तव्यशील बने रहने का महान मानवीय मूल्य के रूप में स्थापित करता है। अब यहाँ देखिए लेखक शिरीष के फूलों के माध्यम से बताते हैं कि जिस प्रकार से शिरीष का फूल, ये आपको पंक्ति थोड़ी सी टिपिकल लगेगी, मैं आपको इसका भावार्थ बताती हूँ कि जिस प्रकार से शिरीष का फूल, चाहे आंधी आती है, तूफान आता है, लू आती है, कितनी भी प्रचंडता आती है, गर्मी होती है, लेकिन उसमें भी वह शिरीष का फूल स्थायी रूप से अवधूत की तरह, चाहे आप बारिश सहन करो, सर्दी हो, गर्मी हो, तूफान हो, कुछ भी हो, लेकिन शिरीष का फूल अपनी सुंदरता चारों तरफ बिखेरता ही रहता है, बिना इधर इधर हिले हुए। इसी प्रकार से यहाँ पर लेखक के कहने का तात्पर्य ये कि मनुष्य को भी अपने जीवन में कितनी भी बाधाएं आती हैं, चाहे वो तरक्की कर ले, चाहे वो नीचे गिर जाए, चाहे वो फेल हो जाए, ठीक है, या फिर मुसीबत, जो अपना लक्ष्य है उस लक्ष्य को प्राप्त करने में कितनी भी मुसीबतें आती है, कितनी भी कष्ट आते हैं, उन कष्टों से न घबराकर अविचल, विचलित हुए बिना अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के प्रयत्न में लगा रहना चाहिए। शिरीष के फूल के माध्यम से लेखक यहाँ संदेश दे रहे हैं, ठीक है। आगे देखिए, ऐसी भावधारा में बहते हुए उसे देह बल के ऊपर आत्मबल का महत्व सिद्ध करने वाली इतिहास विभूति गांधी जी की याद हो आती है। अब गांधी जी के माध्यम से भी उदाहरण देते हैं यहाँ लेखक, तो वह गांधीवादी मूल्यों के अभाव की पीड़ा से भी कसमसा उठता है। निबंध की शुरुआत में लेखक शिरीष पुष्प की कोमल सुंदरता के जाल बुनता है, फिर उसे भेद कर उसके इतिहास में और फिर उसके जरिए मध्यकाल के सांस्कृतिक इतिहास में बैठ जाता है। अब क्या होता है कि शिरीष के फूल के माध्यम से बताते हैं, गांधी जी के प्रवचनों के, उनके उपदेशों के माध्यम से बताते हैं कि शिरीष का फूल जो है पुरातन इतिहास में क्या था, मध्यकाल में क्या था और आधुनिक काल में क्या है। तो उन्होंने इतिहास, मध्यकाल और आधुनिक काल यानी कि समय के अंतराल के माध्यम से भी शिरीष के फूल की विशेषताएं और उसकी स्थापित यानी कि वो उसकी स्थिति का भी वर्णन किया है। कैसे मनुष्य पहले क्या था, आज क्या है और फिर आज क्या है, कल क्या था, बीच में क्या था, इस तरह से अलग अलग समय के अनुसार उन्होंने शिरीष के फूल के माध्यम से जन समुदायों को अपने रहन सहन, अपने कर्तव्य बोध होने का ज्ञान करवाया है। फिर तात्कालिक जीवन और सामंती वैभव विलास को सावधानी से उकेरते हुए उसका खोखलापन भी उजागर करता है। क्या करा है भाई, जिस समय मध्यकाल की बात आती है तो मध्यकाल आपको पता है कि भारत में मध्यकाल की स्थिति कैसी थी, बहुत ही बिगड़ी हुई थी। मुगल आ गए थे, अंग्रेज आ गए थे, तो सारी अर्थव्यवस्था थी जो सारी बिगड़ गई थी, सामाजिक राजनीतिक सारी व्यवस्था, धार्मिक व्यवस्था भी बिगड़ गई थी। तो वे बता रहे हैं कि तात्कालीन उस समय जीवन व सामंती वैभव जो जीवन था और जो सामंतवादी व्यवस्था थी, उस सामंतवादी व्यवस्था की विलासिता को सावधान करते हुए उसको सावधानी से उकेरते हुए उसका खोखलापन बताया था कि सामंतवादी व्यवस्था किस प्रकार खोखली थी और वो धीरे धीरे एक कीड़े की तरह इस समाज को पूरी तरह से खाए जा रही थी, वो यहाँ बताया है। लेखक अशोक के फूल के भूल जाने की तरह ही शिरीष को नजरअंदाज किए जाने की साहित्यिक घटना से आहत है और इसी से उसे सच्चे कवि का तत्व दर्शन भी होता है। अब वे कह रहे हैं कि देखिए इसी में
ये जो हमारी कल्पलता काव्य निबंध संग्रह उनका आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का निबंध संग्रह है कल्पलता। और कल्पलता में ही अशोक के फूल का भी वर्णन किया गया है और शिरीष के फूल का भी ललित निबंध है। निबंध संग्रह में छोटे छोटे निबंधों को संग्रहित किया गया है। तो अशोक के फूल के बारे में भी आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी बताते हैं कि लोग जो मनुष्य आज वो अशोक के फूल को भूल गए हैं। क्या था अशोक का फूल, कैसा था, किस प्रकार उसकी पहले स्थिति थी, आज कैसी थी, भले लोग नहीं समझ रहे लेकिन फूल स्थायी है, फूल अपना वही जीवन जी रहा है। वैसे ही शिरीष के फूल को भी लोग भूल चुके हैं लेकिन शिरीष का फूल आज भी उसी अवस्था में है, वैसे ही जीवन यापन करता है। तो वह कह रहे हैं कि जो व्यक्ति ऐसे ही है, यानी कि जो व्यक्ति जिस प्रकार जीना चाहते हैं उनके लिए कोई भी समय आ जाए, कोई भी परिस्थिति आ जाए, उनका जीवन ऐसे ही जीता चला जाता है। उसके अनुसार योगी की अनासक्त शून्यता और प्रेमी की सरस पूर्णता के साथ उपलब्ध होना सत्व कवि होने की एकमात्र शर्त है। ऐसा कवि ही समस्त प्राकृतिक और मानवीय वैभव में रमकर भी चूकता नहीं और निरंतर आगे बढ़ते जाने की प्रेरणा देता है। शिरीष के पुराने फलों की अधिकार, लिप्सु, खड़खड़ाहट और नए पत्ते फलों द्वारा उन्हें धकिया कर बाहर निकालने में लेखक साहित्य, समाज व राजनीति में पुरानी और नई पीढ़ी के द्वंद्व को संकेतित करता है तथा स्पष्ट रूप से पुरानी पीढ़ी और हम सब में नएपन के स्वागत का साहस देखना चाहता है। अब देखिए क्या बता रहे हैं कि जैसे कोई फूल, अब मैं आपको यहाँ उदाहरण के रूप में बताती हूँ। जिससे एक फूल है, मान लो इस फूल में क्या हुआ है कि कली है। अब धीरे धीरे क्या होगा कि समय के अनुसार ये फूल जो है वो धीरे धीरे मुरझा जाएगा और एक नई कली उसे धक्का मारकर निकाल देगी, उसे गिरा देगी। फिर यहाँ पर एक नए पुष्प का उद्भव होगा, फिर नया पुष्प बनेगा, फिर इसी प्रकार से एक नई कली फिर उसे धक्का देके हटा देगी और एक नया पुष्प बनेगा। इसी प्रकार से लेखक क्या कह रहे हैं, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी क्या कह रहे हैं, देखिए कि शिरीष का फूल जिस प्रकार से पुराने समय को हटाकर नए पत्ते उनका स्थान ले लेते हैं, वैसे वे ये कह रहे हैं कि पुरानी पीढ़ी और हम सब में नएपन का स्वागत है ना। पुरानी पीढ़ी जो थी वो चली गई है, उसके बाद नएपन का स्वागत किस प्रकार हो रहा है, नया समय आ गया है, परिवर्तन हो गया है। सामाजिक परिवर्तन को यहाँ बताया गया है। शिरीष के फूल के माध्यम से सामाजिक परिवर्तन को बताया है कि सामाजिक परिवर्तन किस प्रकार होता है। इस निबंध का शिल्प का मतलब होता है किस प्रकार की भाषा, किस प्रकार के साहित्यिक भाषा, किस प्रकार की व्याकरण, किस प्रकार की भाषा शैली, किस प्रकार के भाषा तत्व, इन सारी चीज़ों का यहाँ कैसे समावेश किया गया है कि कैसे कैसे शब्दों का प्रयोग किया गया है, वाक्य किस प्रकार से बनाए हैं, वो यहाँ पर होती है शिल्प। तो इस निबंध का शिल्प इसी में चर्चित इक्षुदंड किसे कहते हैं, जो गन्ना होता है, गन्ने की जो डंडी होती है छड़ी, उसको बोलते हैं इक्षुदंड की तरह है कि सांस्कृतिक संदर्भों व शब्दावली की भड़कीली खोल के भीतर सहज भावधारा की मधुर रस से युक्त है। यह हर तरह से आस्वाद और प्रयोजनीय है तथा इस प्रकार लेखक के प्रतिनिधि निबंधों में से एक है। तो इस तरह से देखिए ये सारा जो आपने पढ़ा है अभी तक वो क्या है, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का ललित निबंध शिरीष के फूल है, जो कल्पलता निबंध संग्रह से लिया गया है। ठीक है, तो देखिए बच्चों, आज हमारा लेक्चर नंबर 1 के रूप में एनसीईआरटी बोर्ड राजस्थान आरोह भाग 2 की आपकी बुक है, उसमें चैप्टर है हमारा हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के द्वारा लिखा गया शिरीष के फूल, और इसका हमारा लेक्चर नंबर 1 कंप्लीट हुआ है, जो आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के जीवन परिचय से जुड़ा हुआ है। अगले लेक्चर में हम आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के द्वारा लिखा गया ललित निबंध शिरीष के फूल लेकर फिर से हाजिर होते हैं। तब तक के लिए थैंक यू।